जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को सभी छात्रों को ऑफलाइन बैच में बता ही दिया है कि अपने छात्र अब 10 दिन तक 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और जिनसे कि यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे और उन्हें डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम इतना बेहतरीन होने का प्रयास रहे। मैथ में 19 में से 19 इधर आते हैं और 3-4 DI आता है। उधर साइड को भी क्लियर करेंगे, इधर साइड को भी क्लियर करेंगे, बिल्कुल सटीक बात करेंगे और संपूर्ण बात करेंगे। पूरी का पूरा पेपर शायद मेरे ख्याल से इन 10 दिनों में पेपर, अगर सेट पेपर सही बन रहा है तो सही तरीके से फंस जाएगा। देखो, जैसे कि अपने लोग आज शुरुआत करें प्रैक्टिस सेट की, जिसका कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। और ध्यान दें जरा, यूपी पुलिस के छात्र जितने भी हैं, जितने मुझसे तैयारी करते हैं, इन सीरीज को रिवीजन करके जाएं, इन सेट्स को लगा के जाएं। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। अगर पेपर अच्छा बना रहे हैं तो बाद बाकी तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा बना रहे तो यहाँ से फंसेगा जरूर। अब इनके साथ साथ मैं कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवीजन कराता रहूँगा। और अपने लोगों की एक वो सीरीज अलग चली रही है, 20 दिन में नहीं, 20 दिन में 40 कॉन्सेप्ट वाली वो सीरीज, तो मेरे छात्र उसे देख के ही जाएं। और जो मुझे चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए वो भी देख के जाएं। भाई मेरे देखना बहुत लाभ मिलेगा लाभ। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा। एक कार पहले 35 किलोमीटर को 15 मिनट में और अगले 45 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करता है। कार की औसत चाल। देखिए, औसत चाल होता क्या है? औसत चाल होता है कुल चली गई दूरी बट्टे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी बट्टे कुल लगा समय। देखें, औसत चाल, पहला प्रश्न दे रहा है आपके पास औसत चाल। औसत चाल होता है, औसत चाल कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ अपने और भी रिवीजन करते चलेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते चलेंगे। देखिए, दिया कितना है? 35 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में, तो 35 किलोमीटर कुल चली गई दूरी 35 है और कितनी है? 45 किलोमीटर है। अब बट्टे कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी तो आपकी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, और कुल लगा समय दे रहा है, एक जगह समय दे रहा है 35 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में, ये मिनट में दिया है, ये किलोमीटर में दिया था, ठीक। ये मिनट में दिया है, वो किलोमीटर में, और ये 25 मिनट में तय कर रहा है, 25 मिनट में। ये तो समय मिनट में है और वो किलोमीटर में है। तो भाई आपकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बनाने के लिए इसमें मिनट में कितने का भाग देना पड़ेगा? 60 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा? 60 का। भाई ये मिनट है, मिनट को कन्वर्ट करनी पड़ेगा घंटे में, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग कितने का भाग देते हो? 60 का। बस सिंपल से ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 8, 80 बट्टे 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और ये 60 जो नीचे है वो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो 40 से कितनी बार कटेगा? 40 दूनी 80, तो और 40 दूनी 80, तो 6 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा आंसर आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अब ये तो था आपका प्रश्न, ये क्या था आपका प्रश्न, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का सा रिवीजन करें। देखिए, औसत चाल में जैसे कि मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया होगा, या मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरा पढ़ाया हुआ है, वहाँ औसत चाल मैंने आपको समझाई होगी। औसत चाल निकालते कैसे? जैसे कि औसत चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। औसत चाल, औसत चाल का तरीका होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक। लेकिन अगर दूरियां आपकी फिक्स होती हैं, अगर दूरियां फिक्स हुई, जैसे 5 किलोमीटर की दूरियां, 5 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 किलोमीटर की 6 क्रमिक दूरियां अगर फिक्स होती हैं, 50 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां, अगर दूरियां फिक्स होती हैं, तो औसत चाल का एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर क्रमिक दूरियां दे दे, क्रमिक मतलब लगातार क्रमिक दूरियां, और कोई चाल दे दे, जैसे कि चाल लिख दे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से एक क्रमिक दूरी गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरी क्रमिक दूरी गया, और बोल दे यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तीसरी क्रमिक दूरी गया, ठीक। 50 किलोमीटर से प्रति घंटे से एक दूरी, अगली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ये दूरियां कैसी हो? क्रमिक या फिर बोल देगा यहाँ फिक्स होगी ये दूरियां। तो औसत चाल निकालने का मैंने एक बेहतरीन तरीका बताया होगा आपको। मैंने क्या बताया? इनका लासा लो। लासा कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा? 60, कितना? 600, कितना आ जाएगा? 600, ठीक।
3 चौके 12, 12 पंजे 60। आराम से लासा निकाल लेंगे, 30, 40, 50 का लासा। अब जितनी चालें होती है उतने का गुणा, चाल कितनी है 3 है, कितनी चाल है उतने का गुणा। फिर से ध्यान दें, 3 चालें तो 3 का गुणा, 2 चालें होती तो 2 का गुणा, 4 चालें होती तो 4 का गुणा। ठीक, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, ये तो हो गया लासा। अब जितनी चाल है उतनी का गुणा, जितनी चाल है उतने का गुणा बटे 50 का कितने बार जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60। 40 का कितनी बार जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। और 30 का कितनी बार जाएगा 20 बार, कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक, तो औसत चाल अपना सिंपल से निकल के आएगा 600 गुणा 3, 600 गुणा 3 बटे 5 6 7, 5 6 7, 2 3 और 1 4, 4 आपका कितना हो जाएगा 600 गुणा 3 यानी कि 1800 बटे 47, 1800 बटे 47, ये आपकी औसत चाल निकल आएगी। देखिए औसत चाल कैसे निकालते हैं, अगर दूरी फिक्स है तो आप अपने लोग कुछ नहीं करते, जितनी भी चालें हैं उतनी का गुणा लासा निकाल के, ये लासा, जितनी चालें हैं उतनी का गुणा बटे 50 का कितनी बार जाएगा 12 बार, 40 का कितनी बार जाएगा 15 बार, 30 का कितनी बार जाएगा 20 बार। यहाँ पे 600 गुणा 3, 600 3 18, 12 15 और 20, 12 15 20 का योग किया 20 30 40 40 और 47, तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा 1800 बटे 47। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे जरा। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः d और d/2 है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन देखो, जो इसका लास्ट ऑप्शन दिया है वहां पे पाई dq/8 होगा, पाई dq/8 उसे सही कर लेना। चलें लगाएं जरा प्रश्न को, ठीक है, उसके बाद देख ले रहे हैं। एक बेलन का व्यास और ऊंचाई, अच्छा बेलन का व्यास, अच्छा व्यास क्या होता है, व्यास आपका जो होता है व्यास जो है त्रिज्या का कितना गुना होता है 2 गुना, त्रिज्या का कितना गुना 2 गुना, तो यानी कि 2r बराबर दिया है कितना d, 2r बराबर d, तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा d/2, ठीक, यानी कि व्यास आपको दिया है, व्यास मतलब होता है 2r बराबर d दिया है, तो त्रिज्या का मान कितना निकलेगा d/2, और ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है d/2 सेंटीमीटर, ये भी व्यास के साथ कितना दिया था d सेंटीमीटर, ठीक, ऊंचाई इतनी हो जाएगी और त्रिज्या भी इतनी हो जाएगी, ठीक। अब प्रश्न आपसे कह रहा है बेलन का आयतन, देखें सबसे पहले प्रश्न का आंसर देख लें। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जैसा कि सभी को पता होगा, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई का मान इसमें पाई लगाया है, पाई r स्क्वायर, r मतलब r जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है d/2, तो आप लिखेंगे d/2 इंटू d/2 r स्क्वायर इंटू h। अब h का मान कितना है, h का मान भी d/2 है, तो लगा दो भाई उठाई मेरे, h का मान d/2, जैसे d/2 लगाया तो इसका आयतन निकल आया कितना, आंसर आएगा पाई d, तो आंसर आएगा dq बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा पाई dq/8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। हमने कुछ नहीं किया भाई मेरे, फिर से सुने, व्यास दिया था, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो r बराबर आपकी निकल आएगी d/2, ऊंचाई दी थी d/2 वो तो लगी दी थी। बेलन का आयतन होता पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान पाई लिखा रहने दिया, r का मान मैंने यहां से उठा के लगाया d/2
d/2, r स्क्वायर है तो फिर d/2, और h का मान कितना है d/2। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाइड कर दिया, d तो d3/8 आंसर। अब यहाँ से बेलन के बारे में बात आई है तो बेलन का थोड़ा बहुत और कुछ सीख लें। देखिए फार्मूला जरूर लिख दे जाएं। आज कई जो टेस्ट पेपर जितने भी लगवा रहा हूँ उनके फार्मूला जरूर नोट करते रहें भाई, पेपर में डायरेक्टली डिक्टो केवल फार्मूले से ही प्रश्न आएगा। बेलन का आयतन तो आपने सीख लिया। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ सीख लें। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, 2πRh। ये भी फार्मूला दिया होगा, डायरेक्टली लगाना है 2πRh। अच्छा इसका एक और फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वो भी सुन लें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में h+r। ठीक, ये दो फार्मूले आप नोट कर लें। इनसे आगे कभी भी प्रश्न आए रिवीजन ऐसे करते चलें भाई, मेरे फार्मूले का रिवीजन करते चलें। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में h+r। ठीक, इन्हें नोट करते चलें, फार्मूला जरूर याद करते चलें। 3D 2D के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको फार्मूला रिवाइज कराता चलूंगा, जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन 2D अथवा 3D से ना छूटे। इतनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभाऊंगा। उसके बाद आपका क्या होता है मुझे नहीं पता। 1 महीने में मेरे से जितना हो सका मैंने उतना प्रयास किया आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप अगर बदतमीजी कर रहे हैं भाई, मेरे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ने आते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई मेरे, उसके बावजूद भी अगर आपने ये सीरीज छोड़ दी, नंबर 1 सीरीज 20 दिन में 40 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज, नंबर 2 सीरीज इस तरीके की, और बैच में तुम्हें भाई ऑफलाइन में मैंने रीजनिंग अच्छे से पढ़ाई है, लेकिन ऑनलाइन में मैथ में कवर के ये दे रहा हूँ थोड़ी बहुत यहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा बैच में पढ़ा दिया है। आप तैयार करिएगा, आप वादा रहा मेरा आपसे कि मार्क्स पूरे के पूरे ही आएंगे आपके, ये मेरा वादा है, फिक्र ना करें भाई मेरे। ठीक, नोट कर लें। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, इसे देखिए। एक चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से वितरित किए गए। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले। आराम से लगाइएगा, देख के लगाइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, देखिएगा जरा। देखिए एक पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और वह विजेता घोषित हो गया। देखिए अच्छा, एक व्यक्ति को अगर 28% मत प्राप्त हुए हैं, 28% मत, ये विजेता घोषित हो गया, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाद बाकी जो प्रश्न दे रहा, शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार के बीच समान रूप से बांटे गए। अच्छा शेष बचे कितने हैं, पहली बात तो इतना देख लो, 28% इधर मिल गए तो शेष बचे कितने हैं, शेष आपके पास बचे 72%। ठीक, कितना बचा, 72%। और प्रश्न दे रहा है ये 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच बांटा गया है। अच्छा भाई मेरे ध्यान देंगे, 28% तो ये लेके विजेता चला गया, ये विजेता लेके चला गया यहाँ से, और ये जो शेष बचे 72% वो 3 राष्ट्रीय दलों के बीच समान रूप से बांटे गए हैं। और 3 समान रूप से बांटे गए 3 पार्टियों के बीच, तो 3 से डिवाइड करके देख लो प्रत्येक को कितना कितना मिला। 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, प्रत्येक को कितना परसेंट मिला भाई मेरे, प्रत्येक को मिला 24%, प्रत्येक को 24%। और जो कि प्रश्न में देगा डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार में से प्रत्येक को कितने मत मिले। कुल मत दे रहा है 1200। अच्छा कुल मत जो दिया है वो टोटली कितने परसेंट की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू। कुल मत देखो यानी कि प्रत्येक मत के उम्मीदवार को निकालना आपको, और कुल मत दिया है यानी कि 100% की वैल्यू आपके पास दी है, 100% की वैल्यू दी है, कितना वोट, 1200 वोट। 100% बराबर कितना दिया, 1200 वोट। 100% बराबर 1200 वोट।
और प्रत्येक दल के उम्मीदवार को वोट की गणना करना है आपको। तो प्रत्येक दल के उम्मीदवार हैं कितना परसेंट लेके आए, 24% वोट। तो 24% की गणना करना है, 100% बराबर 1200। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 12, एक बराबर 12%, 12। 24% निकालना है, तो 24% निकालने की 12 गुणा 24, और 12 गुणा 24, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 24 और 4, 24 और 4 28, यानी कि कितना वोट आ जाएगा, 288 वोट। फिर से सुन लें, फिर से समझ लें। एक उम्मीदवार को 28% मत मिले जो कि विजेता घोषित हो गया। शेष जो मत हैं वो 3 लोगों में बांटे गए हैं, 3 लोगों में बांटे गए हैं, 3 लोगों में बांटे गए हैं। तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो प्रत्येक को कितने परसेंट मिला, 24%। आगे दिया है कुल मत, कुल मत आपके 1200 दिए गए हुए, तो 1200 दिए गए तो 1% बराबर कितना निकल गया है, 12। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रत्येक दल को कितना वोट मिला, तो प्रत्येक दल को मिला है 24%, 24 का इसमें गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया सिंपल सा 288, 288 वोट। नोट कर ले। इसी के साथ अगला प्रश्न देखें भाई मेरे। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगाइएगा एक बार इसे आप, बहुत ही सही से लगाना है। ए 9 दिन में 3/4 भाग पूरा करता है, बी 12 दिन में 2/5 भाग पूरा करता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण कर सकते हैं और 330 रुपये कमाते हैं। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाए तो सी और ए के हिस्से का अंतर। देखिए ए 3/4 भाग 9 दिन में करता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो के टाइम एंड वर्क में मैंने लगवाया है। इस तरीके कई सारे प्रश्न कराए, उसमें मैंने टाइप वाइज बताया। अगर आपको चेक करना तो वहां से चेक कर लेना है, टाइम एंड वर्क भी रिवीजन हो जाएगा और इस तरीके के प्रश्न का भी अच्छे रिवीजन हो जाएंगे। देखें ए किसी कार्य का 3/4 भाग, ए किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो 3 तिया 9, ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 4 तिया 12 दिन में। ठीक, कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। बी इसी कार्य का 2/5 भाग, बी जो है इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। तो 2 छिंग 12, बी कितने दिन में करेगा, 5 छिक्का 30 दिन में। ठीक, देखो सामने वाले जो होते हैं वो सामने सामने कट जाते हैं, ये सामने सामने वाले कट जाएंगे। 2 छिंग 12, 3 तिया 9। ठीक, आगे देखें, परंतु सी की सहायता से, तो सी की सहायता से मतलब ए बी और सी की सहायता से कितना, तीनों मिलकर 60/11 दिन में पूर्ण करते हैं। ये 60/11 दिन में ही करते हैं, ये 60/11 दिन में कर रहे हैं टोटल काम को। ठीक, तो फिर से लिखो यहाँ ए बी और सी मिलकर 60/11 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनका लासा लें, लासा कितना आ जाएगा, 60। लासा कितना आ जाएगा, 60। ठीक, लासा कितना आ जाएगा, 60। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। और 60 एकम 60, 1 11 11, और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 11। फिर से सुने भाई मेरे, मैंने अपने टाइम एंड वर्क वाले लेक्चर में बताया है, इसका इसमें भाग देते जितनी बार जाए, 60 एकम 60, और हर में जितना होता है उसका गुणा, 60 एकम 60, 1 का गुणा 11, 11 एकम 11। अच्छा, तीनों की कैपेसिटी यहाँ दी हुई कितनी, 11 है। और प्रश्न आपसे कह रहा है सी और ए के हिस्से का अंतर ज्ञात करें, सी और ए कैसे, और टोटल दिया है 330 रुपए। तो ये जो 11 यूनिट है, 11 यूनिट वो टोटल 330 के बराबर है। अब पहले इधर ध्यान दें, इधर ए के पास कितना रुपया, 5, बी के पास कितना रुपया, 2, ए के पास, बी के पास और सी के पास टोटली 11 रुपये। ए के पास 5, बी के पास 2, तो सी के पास 11 होने के लिए कितनी कमी रहेगी भाई मेरे, सी के पास 11 होने के लिए कितनी की कमी रहेगी, 4 की कमी रहेगी। कितने की कमी रहेगी, 4 की कमी रहेगी। ठीक, फिर से सुने, ए के पास 5, बी के पास 2 और टोटली है 11, तो 5 और 2 7, 11 होने के लिए सी के पास कितनी की कमी रहेगी, 4 की कमी रहेगी भैया मेरे, 4 की कमी। अब जरा ध्यान दें, प्रश्न दे रहा था टोटल 11 बराबर 330 रुपए, 11 बराबर दिया है 330 रुपए, क्योंकि तीनों लोगों की कमाई जो है 330 रुपया है। तो एक बराबर कितने गए, 30 रुपए, 11 3 33, एक बराबर 30 रुपए। और प्रश्न बोल रहा है तो सी और ए के हिस्से का अंतर,
सी और ए का हिस्से का अंतर। अरे भैया मेरे सी का हिस्सा और ए का हिस्सा, सी और ए के हिस्से में कितने को अंतर है भैया मेरे? एक को अंतर है। सी माइनस ए के अंतर, सी और ए के हिस्से का अंतर, या फिर बोलने ए और सी के हिस्से का अंतर, इसमें अंतर कितने का? एक का अंतर है। जब 1 बराबर 30 आ ही गया तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ भाई मेरे? 30 रुपया। और अगर प्रश्न करता बी और सी के हिस्से का अंतर, तो कितने का अंतर है? 2। तो 2 मतलब 30 दूनी 60 रुपया, 30 दूनी 60 रुपया। अगर प्रश्न करता ए और बी के हिस्से का अंतर, तो ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? 3 रुपया। तो 3 बराबर कितना होता? 30, 3 90 रुपया। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता था, प्रश्न केवल पूछा ए और सी के हिस्से का अंतर, इनका अंतर है 1, और 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 30 रुपए। ठीक भाई मेरे, नोट कर लें भाई। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसे लाइक और शेयर और करते रहे भाई, लगातार करते रहे इसे। याद रहे भाई मेरे, प्रत्येक क्वेश्चन को करना है, और इतना रिवीजन करा दूंगा, जहां जहां से कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा वहां से सारे के सारे प्रश्न उठा के डलवा दूंगा भाई। मैथ को आगे आगामी वैकेंसी बहुत सारी है, पुलिस तो अभी 1 महीने पहले आ गई भाई मेरे, मैं क्या करूँ? 1 महीने में जितना कर सकता हूँ कर दिया आपके लिए, कर रहा हूँ अभी। आगे चल के भाई मेरे जुड़े रहें लगातार, आगे चल के प्रॉपरली मैथ पढ़ा के, और साथ ही साथ इस तरीके से जिसकी भी वैकेंसी आएगी उससे 2 महीने पहले, जैसे कि रेलवे की वैकेंसी आ रही, 2 महीने पहले ही ऑनलाइन आ जाऊंगा, आराम से एक एक करके सेट करवा दूंगा, सारी के सारी जितनी भी आई हुई वेबसाइट्स हैं करवा दूंगा भाई। बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को, नोट करिएगा इसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा और इसे लगाइएगा। अगला प्रश्न एक और बहुत बेहतरीन सीरीज है। एक पुस्तक और एक कलम का कुल क्रय मूल्य 371 रुपए है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है, तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लगाएं एक बार। देखें, प्रश्न दिया था एक पुस्तक और कलम का कुल मूल्य 371 है, और पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से। देखें, पुस्तक है आपकी, पुस्तक और आपकी कलम। पुस्तक का मूल्य कलम से 12% अधिक है। अच्छा, कलम का हम 100 मान ले रहे, और इसका अगर 12% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा भाई मेरी। 12% अधिक है ये, या फिर डायरेक्टली लिख लेते 12%। 12% को भिन्न में लिखेंगे, 3 बट्टा कितना लिखेंगे? 25, 3 बट्टा 25 लिखेंगे। तो ऐसे लिख देंगे भाई मेरे। देखो, हम यूपी पुलिस वाले छात्र हैं, हमें 3 बट्टा 25 इतनी जल्दी नहीं आता है, सीधी सी बात है भाई। हम लोग अगर इसे 100 मान लेंगे, ये 12% अधिक है, ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा डायरेक्टली। और 12% अधिक इस तरीके से 12% अधिक है, तो अपने लोग 12 बट्टे कितने करेंगे? 100। 4 तिया 12, 4 से 25 हुआ, तो सिंपल सा लिखेंगे, एक वैल्यू 25 है, दूसरी 3 अधिक हो गई, ऊपर वाली 3 अधिक हो गई, तो ये कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक। लेकिन अगर ऐसे नहीं लिखना आता है, मैंने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ाया है कई सारे प्रश्न, परसेंटेज में पढ़ाया, ऑफलाइन में पढ़ाया, कई सारे लाभान में पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये 100 मान लो, 12% अधिक तो 112। अगर ये मान लो 12% कम हो तो जो या तो 88, 20% अधिक है तो 100, 20% अधिक है तो 120। ठीक। लेकिन मैंने इसमें भी बताया, अगर भिन्न वाला प्रश्न आता है, भिन्न वाला, जैसे 16 से 2/3, 14 से 2/7, 6 से 1/4, तो हमेशा उसे भिन्न में कन्वर्ट करके ही लगाएंगे। ठीक, उतना याद रखना। तो इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 25 20, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो इनका टोटल कुल मूल्य कितना है? पुस्तक और कलम का टोटल कुल मूल्य कितना? 8 और 5 13, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, कुल मूल्य कितना हुआ? 53। और 53 बराबर दिया है 371, 53 बराबर 371। ठीक, 53 बराबर 371 रुपया दिया आपके पास, क्योंकि पुस्तक और कलम का कुल मूल्य दिया है 371, और यहाँ टोटल हुआ 53, 53 बराबर 371, 1 बराबर कितना कटेगा? 5 बार, 5 सत्ते 35, नहीं कितनी बार कटेगा? 7 बार, 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21। ठीक, 7 बार, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, 36 37, कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 की वैल्यू निकल आएगी 7 के बराबर। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कलम का क्रय मूल्य। कलम का मूल्य भैया मेरे है कितना? यहाँ 25। कलम का पूछे, कलम
कलम की वैल्यू है 25, तो 25 गुणा 7, 25 सत्ते 175, 175 रुपया। अगर प्रश्न बोले पुस्तक का तो पुस्तक का मूल्य 28, 28 गुणा 7, तो 7 अट्ठे 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, आंसर आएगा 196 रुपया। दोनों प्रश्न आपके निकल आए, दोनों प्रश्नों के आंसर आपके सामने रखे हुए, एक बार नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार से देखिएगा। दिया है 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो। तो संख्याएं बोला गया है। लगाए मेरा, देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6 4 10 तीन संख्याएं दी हैं, तीन संख्याएं 6 4 10 के अनुपात में दी गई हैं। उनके वर्गों का योग 3800 है, उनके वर्गों का योग 3800। देखिए जरा ध्यान दें, तीन संख्याएं दी हैं 6 4 और 10, 6 4 और 10, ठीक। इनके वर्गों का योग, अच्छा भाई मेरे अगर अनुपातिक मान है तो अपने लोग कितना मान लेते हैं, x और x मान लेते हैं, और ये संख्या दी है तो x नहीं माना जाता है, ठीक। 6 4 और 10 के अनुपातिक मान में दी है, ठीक है भाई मेरे। इनके वर्गों का योग, अच्छा इनके वर्गों का योग तो इनका वर्ग करें, इनका वर्ग 6 6 36 x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 x स्क्वायर प्लस 10 दाई 100 x स्क्वायर, ठीक। चाहते तो अपने लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसे, ऑप्शन दिए गए हैं साइड में, एक सेकंड ना लगे ऑप्शन देकर आंसर मार दिए, लेकिन अपने प्रॉपरली कर ले रहे हैं। इनके वर्गों का योग देखें, अब यहाँ पे प्रश्न 3 प्रकार का बन जाएगा कभी कभार, देखिए जरा ध्यान दें कैसा। आंसर तो मैं लगवा दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तथ्य इसका निकलवा दूंगा। इधर इनके वर्गों का योग, मैंने इनके वर्गों का योग कितना दिया आपके पास, 3800 रुपए, 3800, ठीक। तो जरा चेक कर लें यहाँ, 6 6 12, 12 की 2 हासिल 1 1 1 और 1 2 3 2 3 और 2 5 5, ये कितना 1 152 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3800, ठीक। अब देखें जरा, तो x स्क्वायर बराबर 3800 बट्टे कितना निकल आएगा 152। इसे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कैसे, 19 अट्ठे 152 और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ठीक। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो x स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान सिंपल सा निकल आएगा, कितना निकलेगा 5, x का मान कितना निकलेगा 5, x का मान निकल आएगा 5। अब आपसे प्रश्न सिंपल सा बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि ये संख्याएं ज्ञात करें, तो ये संख्याएं आपके पास इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 5 6 का 30, 5 चौके 20 और 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा इसका तथ्य सुनिए, देखें जरा ध्यान दें। अब इसमें प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं आपके, आगे चल के 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। नंबर 1, इनके वर्गों का योग अलग दिया है, इनके वर्गों का योग, वर्ग का योग, ठीक, वर्ग। एक प्रश्न इसमें बोलेगा इनका लासा, इधर देखें, इधर इनका लासा, तो इनका लासा ध्यान देंगे, देखो वर्ग में, और एक प्रश्न इनका बोलेगा इनका गुणा, एक प्रश्न बोलेगा इनका योग, और इन तीनों में से किसी दो का अंतर बोल देगा। ये इतने प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। नंबर पहला लासा, ये वर्ग थे तो मैंने वर्ग कर दिया। अगर इनका लासा की बात करता लासा, तो लासा में केवल इतना करते हैं, इनका लासा 6 4 और 10 का लासा, 6 4 10 का लासा हो जाएगा कितना 60, कितना हो जाएगा 60, और ये x है, ये नहीं x कितना x हो जाएगा 60x। लासा हमेशा देखो, कई लोग गलतियां मालूम क्या करते हैं, कभी कभार गुणा को केवल गुणा कर देंगे और वहां पे 60x³ जो भी होगा लिख देंगे, और कभी कभार लासा में भी लड़के इतनी गलती कर देते हैं कि लासा जो भी निकला, इन डिजिट का लासा 6 4 10 का लासा जो भी निकला, ठीक, जो भी निकला, और उसके बाद ये जो लासा में ये लिख देंगे x 3 बार आया तो x³ कर देंगे, लेकिन लासा में भाई मेरे x³ नहीं होगा, लासा में कितना होगा 60x, ठीक। जो गलतियां करते हैं उनके लिए बस लासा में 60x।
उसके बाद अगर बाई चांस इनका प्रश्न बोले गुणा, इनका गुणा, तो सिंपल था गुणा तो सीधा करेंगे 6 चौके 24, 24 ढाई 240, 240 और x का गुणा 3 बार है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू बन जाएगा। फिर से सुनिए भाई मेरे, गुणा 6 चौके 24, 24 ढाई 240, x x x तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न आएगा इनका योग। इनका योग सिंपल सा, इनका योग कर दो 6 4 10, 10 और 10 20x, इनका योग कितना हो जाएगा 20x। ये 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं, लेकिन सबसे मेन जो प्रश्न फंसता है वो फंसता है जाके लासा पे। लड़के कभी कभार लासा में गलती कर देते हैं, बस इतना याद रखें। लासा सिंपल सा, जो भी x है वो x तो सब में कॉमन रहेगा, कॉमन को मैंने कॉमन लिख दिया और बस जो डिजिट है उनका लासा लेना है। और वर्ग की बात कही गई है तो वर्ग यहाँ सभी का होगा, ये नहीं कि भाई मेरे 1 पे स्क्वायर लगा दी 2 पे स्क्वायर लगाई, ना ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, बहुत अच्छी सीरीज है, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा और लगातार रिवीजन में रहिएगा। नोट कर लें भाई मेरे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा इसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक मार्च के महीने में 44 कर्मचारियों नहीं मार्च के महीने में एक कर्मचारी का वेतन रुपये 7500 है और कंपनी हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि करता है, तो उसी वर्ष मई के महीने में उसका वेतन क्या है। ठीक, नोट करिएगा जरा, लिखिएगा इसे। देखिए ये प्रश्न आपका सीआई का बन गया। किसका प्रश्न बन गया, सीआई का। और सीआई जैसे कि मैंने पढ़ाया है बैच में, अथवा जिन लोगों को नहीं पढ़ा है वो सीआई का प्रश्न लिखेंगे, लगाते कैसे हैं देखेंगे एक बार। देखें 7500 रुपए मार्च के महीने में, अच्छा महीना कौन सा था, मार्च, रुपए कितने थे 7500 और मई के महीने तक पूछा गया। अच्छा मई के महीने तक हो कितना गया 7500, अच्छा मार्च अप्रैल मई, तो टोटल कितना महीना हो गया, 2 महीने, 2 माह हुआ है, 2 माह। और वृद्धि कितने की हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है, 2% की। तो या फिर अपने लोग सिंपल तरीके से कर ले रहे हैं। देखो कैसे सिंपल तरीके से, 7500 रुपए राशि थी, 7500 रुपए और 2% की वृद्धि हो रही है। अरे भैया मेरे किसी संख्या में 2% की अगर वृद्धि हो रही है तो 2% को आप लोग डायरेक्टली क्या लिखा, तो 102%, 102 बट्टे 100, 102 बट्टे कितना 100। यूपी पुलिस वाले सिंपल तरीका से, इसी तरीका से लिख लेंगे, 2% वृद्धि तो 102 ऊपर नीचे 100, 2% फिर 102 बट्टे 100। अगर बोल दो 10% की वृद्धि तो 110 बट्टे 100, 110 बट्टे 100। इसी तरीका से याद रखा, इसी तरीका से याद हो रहे तुम लोगों ने। अब कई लोग तो भूल जाए भाई मेरे, नहीं तो अपने लोग स्टैंडर्ड तरीका फिर तुम्हें पता ही हुए, चक्रवृद्धि ब्याज वाला 2% वृद्धि, तो इसे क्या लिखेंगे 1/50, 50 तो 1 बड़े को 51, 50 51, 50 51। ठीक, अब यहाँ वर्ग याद करते फिर तरीका पता हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो जैसा है तैसा आपने कर ले भाई, मैं तरीके से भी बता दूंगा। सीआई निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो फ्रैक्शन मेथड होता है और एक अपना सिंपल मेथड होता है। ठीक, अब इसे यही वो भी लिखेगा 51/50, 51/50, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 पंजे 25, 25 तियां कितना हो जाएगा 75, 25 तियां कितना हो जाएगा 75। ठीक, क्लियर। तो अपने लोग सिंपल सा करेंगे, देखो 51 गुणा 51, 51 51 का 51 गुणा 51, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को 51 का वर्ग पता होगा। 51 का वर्ग कितना होता है भाई मेरे, 51 का वर्ग 2601 कितना होता है 2601, 2601, 50 50 में 2500 और 26 26 51 51 ही 2601 इंटू कितना करना है 3 इंटू 3। तो देखें 3 एकम 3 0, 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, आंसर आ जाएगा कितना 7803 रुपए। मई के महीने में उसकी दराज कितनी हो जाएगी 7803 रुपए। सिंपल सा नोट कर लीजिएगा एक बार इसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार इसे देखिएगा और इसे लगाइएगा। देखिए जरा इसका अगला प्रश्न देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% बढ़ाकर निर्धारित किया।
इसे बेचते समय 20% छूट दी और 72 रुपए का लाभ अर्जित किया। वस्तु का उत्पादन लागत ज्ञात करें। लगाएं एक बार। देखिए जहां तक पॉसिबल हो सकता है मैं उसके साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी रिवीजन कर दूंगा भाई, मेरे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन चल रहे हैं। देखिए उत्पादन लागत से 40% मूल्य बढ़ाकर अर्जित किया। देखो भाई मेरे 40% आपने बढ़ाया है, फिर उसके बाद 20% छूट दे दी है, 20% छूट दे दी है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक तरीका लगता है, देखो या फिर डायरेक्टली लगा दो या फिर इस तरीके से, इसका एक फार्मूला होता है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवीजन कर ले। देखें आपका ये तरीका होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, शायद आपको ये याद हो जाए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसको भी रिवीजन करने थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। देखो 40% वृद्धि की है और 20% कम किया है, तो फार्मूला लगा दे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। 40 प्लस का है माइनस का 20 प्लस 40 गुणा माइनस 20 बट्टे कितना है 100। ठीक, इसे एक बार चेक कर ले, फिर अपने लोग डायरेक्टली लगा देंगे, 1 सेकंड में लगाएंगे। वैसे भी 40 20 जुड़ के कितना हो जाएगा 20। ठीक, और प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, ये 8 किसका हो जाएगा माइनस का, 8 किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 20 में से 8 गया, बचेगा कितना 12%, कितना बचेगा 12%। यहाँ पे प्लस का 12% आया, तो 12% का आपको क्या हो रहा होगा लाभ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा लाभ। फिर से ध्यान दें, सवाल ये कह रहा है एक वस्तु की कीमत पहले 40% बढ़ाई, उसके बाद 20% कम कर दी। ठीक, तो इसे जब मैंने सॉल्व किया, अब डायरेक्टली आपको कैसे सॉल्व करना है, एक लाइन में देखो इधर आपको एक बार में जोड़ना है। 40 में से 20 गया, 20 बचेगा और 4 दूनी 8, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू कितना बचा 12%, डायरेक्टली एक लाइन में। फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 तरीका होता है इसका। ठीक है भाई मेरे, तो डायरेक्टली आपको क्या लगाना है, ए प्लस बी बचेगा 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 12%। 12 प्लस का बचा है, तो इसका मतलब 12% लाभ हो रहा है, और जो लाभ हो रहा है वो दे रहा है 72 रुपए। तो 12% बराबर 72 रुपए की दिया है, 12% बराबर 72 रुपए। तो 1% बराबर कितना रुपए 6 रुपए, 1% बराबर 6 रुपए। आपसे पूछ रहा है वस्तु का उत्पादन लागत, लागत कितना परसेंट होती है हमेशा 100%। 100% बनाने के लिए 2 जीरो इधर छोटे छोटे, 2 जीरो इधर छोटे छोटे, आपका आंसर आ जाएगा कितना सिंपल सा 600 रुपए। कितना रुपए 600 रुपए। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वाला आया, आंसर तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब कॉन्सेप्ट ये वाला आया, तो इसे लगाते कैसे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें। एक बार इन्हें जोड़ के, एक बार इन्हें घटा के, और मैंने अगर क्लास में पढ़ाया हो तो मैंने कहा अगर इस पे प्रश्न बाई चांस भिन्न वाला आ जाता है तो कैसे लगाते, वो भी एक प्रश्न देख लीजिएगा इसे हटा के। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं, इसे कैसे करते हैं भिन्न पे। जैसे कि किसी वस्तु की मात्रा 14/2/7% बढ़ा दूं और फिर 16/2/3% कम कर दूं, 16/2/3% कम कर दूं। अब भिन्न में तो लगा नहीं पाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, लगाने को तो छोड़ो, लिखना पाएंगे भाई मेरे, कई लोग तो लिख ही ना पाएंगे प्लस वाले। देखिए इधर इधर तो अपने लोग इसे कितना लिखेंगे 1/7, बड़ा है तो प्लस, बढ़ गया है तो प्लस, घटा है तो इसे लिखेंगे 1/6। अब कई लोग जहन लिखो यहाँ 16/2/3, अरे 100 कैसे 6 कैसे लिख दिए भाई, इसे भिन्न में कन्वर्ट करके देख लियो। 16×3 = 48, 2 50, 50/3, 16×3 = 48, 48 2 50, 50/3, परसेंट हटेओ बट्टे 100 करियो तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। ठीक भाई मेरे, देख लेना भाई मेरे। अब देखें इसे लिखेंगे सिंपल सा, पहले और फिर बाद, पहले और बाद। देखिए पहले ये कितना था 7, ये कितना था 7, ये कितना था पहले 6, दोनों वैल्यू मैंने पहले वाली लिख दी उठा के, ये वैल्यू थी पहले 7, ये वैल्यू थी पहले 6। ठीक, दोनों लिख दी। अब देखेंगे 7 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 8, 7 से 1 बढ़ गया कितना हो गया 8, और 6 से 1 घट गया कितना रह गया 5, 6 से 1 घट गया कितना रह गया 5। फिर से सुन ले मेरे, इस भिन्न को लिखा जाता है 1/7, इस भिन्न को लिखा जाता है 1/6। ये पहली वैल्यू थी 7, 1 बढ़ गई हो गई, 1 बढ़ गई कितनी होगी 8, ये वैल्यू पहले थी 6, 1 घट गई कितनी रहेगी 5, 1 घट गई कितनी रहेगी 5।
अब देखो 7 छिक्का 42, पहले कितना था 42, अब ये रहे कितना गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो आपके पास टोटल वृद्धि हुई या कमी हुई? आपके पास क्या हुआ टोटल भैया मेरी वृद्धि, कमी हुई। ये कमी हुई कितने से? 42 से। परसेंटेज पूछा जाएगा, गुणा कितना करेंगे 100, तो 2 से कितनी बार कटेगा 21 बार। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 100/21%। बस यही आंसर आएगा सिंपल सा, 100/21% की कमी। ठीक भाई मेरे नोट कर लें। अगर प्रश्न इस तरीके का आ रहा है सिंपल सा 0 0 लग के आ रहा है तो 0 0 लगा के तुरंत कर दें। अगर भिन्न में आ रहा है तो भिन्न में इस तरीके से लगाते हैं प्रश्न को। ठीक भाई मेरे नोट कर लें एक बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार इसे देखिएगा और लगाइएगा। दिया है 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लगाइएगा एक बार से। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दे रहा है, 20 गेंदों का क्रय मूल्य। तो अपने लोग लिखने का तरीका याद कर लें। देखिए 20 गेंदों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बाई चांस वो देख लें। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दिया। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? देखो 20 का सीपी इक्वल टू 18 के एसपी के बराबर है। एसपी क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी। तो अपने लोग सिंपल सा लिखेंगे सीपी बटे एसपी। सीपी बटे एसपी, सीपी के सामने कितने लिखे हैं आपके पास 18 और एसपी के सामने कितने लिखे हैं 20। सीपी के सामने लिखा है 18, सीपी के सामने 18 और एसपी के सामने कितना लिखा है 20। सिंपल सी बात है, सीपी को ऊपर रखेंगे और एसपी को नीचे। सीपी मतलब क्रय मूल्य आपका 18 है और विक्रय मूल्य कितना है 20। तो भैया मेरे 18 की चीज अगर 20 में बेच दी, 18 की चीज अगर 20 में बेच दी तो आपको क्या हुआ? सिंपल सा सभी लोग बता देंगे 2 का लाभ हुआ। ये लाभ हुआ कितने से? 18 से। परसेंटेज पूछा है, कितना करेंगे 100, तो 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार। तो सिंपल सा आंसर आएगा 100/9। 100/9 का आपको क्या रहा? लाभ रहा। क्या रहा? लाभ रहा। नोट कर ले भाई मेरे इस प्रश्न को। उसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं। देखें अगला प्रश्न देखें जरा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख आ रहा है 30%, 15% और 5% के क्रमिक एक समतुल्य बट्टा, जिसकी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था a + b + ab/100। उसी तरीके का होता है समतुल्य बट्टा। केवल वही फार्मूला लगाना है, वो 2 के लिए वैलिड था, अब इस बार 3 के लिए भी वैलिड करना के प्रयास करेंगे। देखिए लिख के आ रहा है प्रश्न 30, 15 और 5 के समतुल्य बट्टा। एक बार लगाइएगा जरा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। जो प्रश्न दिया गया है अगला इतना दिया है 30%, 15% और 5%। 30%, 15% और 5% के समतुल्य एक बट्टा छूट, समतुल्य एक छूट। और जब कभी भी छूट की बात आती है तो जो फार्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था a + b + ab/100, ये छूट में कुल मिला के 2 के लिए माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। a + b - ab/100। ठीक देखिए यहाँ a + b - ab/100, इसे आप लोग भिन्न से भी लगा सकते हैं, इसे आप इससे भी लगा सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर ये माइनस क्यों हो जाता है? भैया मेरी ये छूट है और छूट होती है हमेशा नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, वो एक जगह प्लस हो जाएगा जाके। वो बातें सारी की सारी बात की बातें हैं। पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए तो मैंने बोला था इसे 2 को एक साथ कर दूं। पहले 2 के लिए फार्मूला वैलिड होता है, ये फार्मूला 2 के लिए वैलिड है, तो 2 के लिए फार्मूला लगा दें। इधर 30 + 15, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 45 - 30 × 15 बट्टे कितना लिखेंगे 100। ठीक 30 × 15/100 एकदम डायरेक्टली लिखें तो 45 - 15 दिया 45, 450/100। दशमलव से 2 के बाद दशमलव हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 40.5। 40.5 ये दो मिलकर कितना निकला है 40.5।
ये 2 मिलकर निकला है 40.5। अब इसके साथ एक परसेंटेज और रह गया, कितना परसेंटेज, 5%। इसे भी साइड में लिख लो। अब फिर से इस 2 में ये फार्मूला लगा लो। देखो भाई मेरे भिन्न का तरीका अपनाना तो भिन्न लगा लो, ये तरीका अपनाना तो ये लगा लो, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। अब इसमें तरीका लगा दो भाई वाला a + b, तो 40 + 5 कितना लिखेंगे, 45.5 माइनस 40 गुणा 40.5, 40.5 गुणा 5 बटे कितना लिखेंगे, 100। ठीक, इसे सॉल्व कर लो। इसे कैसे सॉल्व करोगे, 45.5 माइनस 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 जगह 5 चौके 20, 5 चौके 20 बटे कितना है, 100। एक अंक बाद दशमलव ये था, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगी जाएगा। और जैसे ही बटे 100 करोगे तो ये दशमलव कैंसिल होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 45.5 से 2.025 घटाना है आपको। तो आराम से सिंपल से लिख लेंगे भाई, यूपी पुलिस वाले लड़का है हम लोग, तो आराम से लिख के घटा देंगे, आराम से लिख के घटा देंगे 2.025। ठीक, घटा के आंसर ही प्राप्त करने, आराम से प्राप्त कर लिया आंसर। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ आंसर आ जाएगा 43.475। नोट कर ले भाई मेरे, 43.475। तरीका जरूर लंबा हो गया, देखो लंबा नहीं है, ये फार्मूला हमें 2 बार लगाना पड़ता है, इसमें 3 वाले में 2 बार लगाना पड़ता है। नहीं तो आप भिन्न वाला तरीका लगा लेना। भिन्न वाला तरीका आपका क्या रहेगा, भिन्न वाला तरीका वही लिखना पड़ेगा। चलो पहले इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा। आनंद ने अपने परिवार के साथ कार द्वारा 50 किलोमीटर की यात्रा गुंटूर से राजमुंदरी तक यात्रा की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गुंटूर से लौट आया। पूरी यात्रा की औसत चाल दशमलव के 2 स्थानों तक। औसत चाल का मैंने अभी तरीका बताया था थोड़ी देर पहले, जो कि पहले ही प्रश्न में लगाया था। औसत चाल का सिंपल सा वही तरीका लगाइए। औसत चाल गुंटूर से राजमुंदरी तक की दूरी कैसी है, फिक्स है, और फिक्स दूरी के लिए अपने लोग सिंपल सा तरीका लगाते हैं, लगाइएगा जरा। देखिए अपना तरीका कितना रहेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ गया। तो मैंने इसके लिए तरीका क्या बताया, हमेशा इस तरीके से देखें। पहले इनका लासा, लासा कितना रहेगा आपके पास, 300। लासा चाल कितनी है, 2 चालें तो 2 का गुणा, 2 चालें तो कितने का गुणा, 2 का चौगा, और 3 चालें तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ से 50 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30, 6 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पंजा 30, बस आंसर आ चुका। तो आप लोग सिंपल से लिखोगे 600/11 है, 600/11 है। अब इसे काट दीजिएगा, 11 पंजे 55, दशमलव के 2 स्थानों तक याद करना है। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, आपके पास 5 बचा, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 दशमलव आई है, कितना बचा, 6 बचा, फिर 11 पंजे 55, फिर 11 पंजे 55, ठीक, 11 पंजे 55, फिर से 5 बचा, तो 11 चौके 44। तो आंसर आपका सिंपल सा आएगा 54.54 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे एक बार। इसी के साथ बस एक प्रश्न और देख ले रहे, इसके बाद आज का सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से 15 प्रश्न हो चुके होंगे, लेकिन फिर ज्यादा प्रश्न लगवाने का प्रयास करूंगा तो क्लास लंबी खिंच जाएगी। काफी है इतने सारे प्रश्न, देखिएगा जरा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 3 प्रकार की दवाएं जिनमें समान मात्रा में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:5, 5:9, 8:13 है। तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाया गया। देखिए मैंने इस टाइप के प्रश्न में एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैंने वो 40 दिन वाली 40 कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें देख लेना। 20 दिन 40 कॉन्सेप्ट वाले में वो टाइप पढ़ा होगा पूरा मिक्सचर का रिवीजन, उसमें 3 टाइप रिवीजन कराए मैंने। तीनों प्रश्न देख लेना जाके, एक बार इस प्रश्न को लगाइएगा जरा। देखें 3 मात्रा में अल्कोहल और पानी समान मात्रा में दिया है, 2:5 है। दूसरे में अल्कोहल पानी कितना दिया है, 5:9 है। और तीसरे में कितना दिया है, तीसरे में अल्कोहल पानी 8:13 है, 8:13 है। देखो मैंने सिंपल सा उसमें लगाया, एक बार देख लेना जाके, मैं लगवा दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल वैल्यू कितनी है 7, टोटल वैल्यू कितनी है 14, और टोटल वैल्यू कितनी है 13, 8, 21, टोटल वैल्यू 21। और समान मात्रा के लिए मैंने इतना बताया था, पहले लेंगे लासा, लासा कितना आएगा 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42 और 7 छिक्का 42। अब देखेंगे 7 का कितनी बार जाएगा इसमें 6 बार, 7 छिक्का 42, 14 की कितनी बार 3 बार, 14 तिया 42, 21 का कितनी बार 21 दूनी 42, बस इतना तो लिखना ही है। और समान मात्रा में अगर मिलाया गया है, समान मात्रा में अल्कोहल ऊपर है पानी नीचे है, अल्कोहल और पानी। अब बिल्कुल बस सिंपल सा लिखना है,
एल्कोहल, एल्कोहल कितना 6 दूनी 12 बटे पानी, पानी कितना 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये पानी हो गया, प्लस एल्कोहल यानी को 3 पंजे 15, 3 नेम 27, ठीक। आगे बढ़ो, यहां एल्कोहल लिख दो 8 दूनी 16, यहां पानी लिख दो 13 दूनी 26, बस इसे सिंपल सा जोड़ देंगे। ये समान मात्रा में मिलाया गया। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई, वहां पे आप लोगों को इस तरीके के 3 प्रश्न मैंने लगवाए, आप तीनों प्रश्न देख लेना जाके। इसे सिंपल सा जोड़ देंगे, 6 5 11 12 13, 13 हासिल 1 2 3 टोटली कितना होगा 43, और नीचे जोड़ देंगे 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 2 8। आंसर सिंपल सा आएगा 43 बटे 83, 43 बटे 83। एक बार नोट कर लेना भाई मेरे ख्याल से अगर ये सीरीज आपको अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर पसंद आई होगी कई लोगों को और ज़्यादातर मैं देखी गई अगर सीरीज, तो मैं ऐसी और भी सीरीज मैं ऐसी डेली 10 सेट्स कराने वाला हूँ, जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवीजन हो जाएंगे। उनके साथ साथ जो फैक्ट्स होंगे मैं उन्हें कराता चलूँगा साथ ही साथ। ठीक है भाई मेरे, तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।